नमस्कार सभी मित्रों को जो कि हमारे इस सीरीज से जुड़े हुए हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट बी स्पेशल प्रोविजंस को। और स्पेशल प्रोविजंस में भी आइए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 9 पर, जिसमें कि हम लोग पॉइंट नंबर 16 से शुरू करते हैं, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे आज स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा को, चेयरमैन कोटा को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कोटा को। इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं इस पर डिस्कशन। अब इससे पहले कि मैं आपको इन तीनों कैटेगरी के बारे में जो कोटा है उसके बारे में समझाऊं, हम लोग केंद्रीय विद्यालय के ढांचे को थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो हमें इसे समझने में बड़ी आसानी होगी। केंद्रीय विद्यालय मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। पहला है आपका सिविल, दूसरा है प्रोजेक्ट और तीसरा है डिफेंस। अब ये तीनों क्या है मैं आपको समझा देता हूं जल्दी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय को बनाने का मुख्य पर्पस उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है जो कि ट्रांसफर होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट को समझते हैं। प्रोजेक्ट क्या है, तो मान लीजिए आपने टिहरी डैम का नाम सुना होगा। तो टिहरी डैम को चलाने के लिए जो स्टाफ वहां काम करता है, उसके जो बच्चे होंगे उनके पढ़ने के लिए जो केंद्रीय विद्यालय खुला होगा, तो टिहरी डैम एक प्रोजेक्ट है, तो उससे जुड़ा हुआ स्कूल प्रोजेक्ट स्कूल कहलाएगा। ऐसे ही जो कोल माइंस होंगे या जो आयरन माइन इंडिया में, और जो उनसे जुड़े हुए जो स्कूल्स होंगे वो प्रोजेक्ट स्कूल कहलाएंगे। इसी तरीके से जो डिफेंस कैंटोनमेंट एरिया है, इनसे जुड़े हुए स्कूल डिफेंस के स्कूल कहलाएंगे। और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आने वाले जो स्कूल होंगे वो सिविल स्कूल कहलाएंगे। तो प्रोजेक्ट स्कूल का जो हेड होते हैं या जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी यानी जो इसको मुख्य जो खर्चा उठाती है वो प्रोजेक्ट होता है, तो वो उसकी स्पॉन्सरिंग एजेंसी कहलाती है। ऐसे डिफेंस स्कूल का जो मुख्य जो खर्च उठाती है वो होती है डिफेंस, वहाँ का जो विभाग होता है डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उठाता है, तो वो डिफेंस स्कूल कहलाते हैं। और सिविल का जो खर्च होते हैं वो मेनली गवर्नमेंट डायरेक्ट उठाती है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उठाता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करता है। तो ये सारे कहलाते हैं सिविल के स्कूल। अब सिविल के स्कूल में स्पॉन्सरिंग एजेंसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिला जो आपका प्रशासन होता है। प्रोजेक्ट स्कूल में स्पॉन्सरिंग एजेंसी वहां का जो प्रोजेक्ट होता है। डिफेंस स्कूल में डिफेंस का मैनेजमेंट होता है। यहां पर जो चेयरमैन होता है वो डीएम हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पर प्रोजेक्ट में जो भी यहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी होंगे वो यहाँ के चेयरमैन हो जाएंगे। और ऐसे ही कैंटोनमेंट एरिया के जो सबसे बड़े अधिकारी होंगे वो डिफेंस वाले स्कूल के चेयरमैन हो जाएंगे। तो आप आई थिंक ये तीनों का स्ट्रक्चर समझ लिया होगा आपने। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने केंद्रीय विद्यालय का जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लिया होगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्पॉन्सरिंग एजेंसी, एमपी कोटा और चेयरमैन कोटा के बारे में डिटेल में। तो ये पेज नंबर 9.16 पे लिखा हुआ है 5 seats in each section of class 1 within the approved class strength 40 will be filled by the children of sponsoring agency in all schools except those specifically notified otherwise by the commissioner। तो 5 seats in each section of class 1 यानी क्लास 1 के हर सेक्शन में 5 सीट्स विद इन द अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ ऑफ 40। ठीक है, तो जो क्लास स्ट्रेंथ है 40 स्टूडेंट्स, उसके अंदर 5 सीट हर सेक्शन में दिए जाएंगे क्लास 1 में। ठीक है, तो जब क्लास 1 में एडमिशन की बात होगी तो 5 सीट दिए जाएंगे हर सेक्शन में। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये 40 स्ट्रेंथ, जो 40 नंबर जो होता है, 40 स्ट्रेंथ जो होती है स्टूडेंट्स की, जो अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है क्लास की केवीएस में पर सेक्शन की, उसके अंदर ही रखे जाएंगे। यानी अगर 40 बच्चे हो गए हैं तो फिर उसके ऊपर ये इनको परमिशन नहीं दी जा सकती, ये 40 के अंदर ही रखे जाएंगे। तो ये हो गया क्लास 1 के लिए। और अदर क्लासेस के लिए क्या है, सिमिलरली 10 सीट्स इन ऑल अदर क्लास। क्लास 1 में हर सेक्शन में 5 सीट है, लेकिन उसके अलावा जो अदर क्लासेस हैं उसमें टोटल में सारे क्लासेस मिला के, यानी 2 से लेकर बाकी जितने भी क्लासेस अब तक मिला करके टोटल 10 सीट्स जो है अप्रूव्ड होंगे। क्लास 1 के पर सेक्शन 5 बच्चे, लेकिन सब क्लास में टोटल मिला के टोटल 10 बच्चे अप्रूव किए जाएंगे। रिकमेंडेड बाय द वीएमसी चेयरमैन, जो चेयरमैन होंगे ऑफ द वीएमसी की
वार्ड्स ऑफ द बच्चों के एम्प्लॉयज ऑफ द स्पॉन्सरिंग, जो भी स्पॉन्सरिंग एजेंसी होगी उनके जो एम्प्लॉयज होंगे उनके बच्चों के लिए ये रिकमेंडेशन होगा। और अगर ऐसा लगता है कि पर्याप्त संख्या में एडमिशन एप्लीकेशंस नहीं आए हैं, यानी ये 10 सीट फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो फिर जो भी चेयरमैन है वो और भी एम्प्लॉयज के लिए और भी ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, इवन ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉयज को रिकमेंड कर सकते हैं अगर पर्याप्त संख्या में एप्लीकेशंस नहीं आए हैं, ऐसे कि ये 10 सीट फुलफिल नहीं हो। यानी कि इन जनरल पहले उन्हीं बच्चों को रिकमेंड किया जाएगा जिनके एप्लीकेशंस आए होंगे। यानी इन 10 सीट्स का यूज करने के लिए भी आपको एप्लीकेशन डालना जरूरी है। अगर जो एप्लीकेशन आए हैं उससे ये 10 सीट्स नहीं भर पाते हैं को रिकमेंड किया जा सकता है अगर उतने एप्लीकेशंस नहीं आए होंगे तो। ठीक है, यहाँ पर एक खास अंतर है कि जो ये बच्चे लिए जाएंगे इनको ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ काउंट किया जाएगा। यानी अगर क्लास में 40 बच्चे हो गए हैं तो भी इन 10 बच्चों का एडमिशन पॉसिबल होगा, लेकिन इन 5 बच्चों का पर सेक्शन 5 बच्चे जो क्लास 1 में इनका एडमिशन तभी पॉसिबल होगा जब ये क्लास स्ट्रेंथ के अंदर होंगे। ओके, तो चेयरमैन विद्यालय मैनेजमेंट कमिटी कैन रिकमेंड मैक्सिमम 2 एडमिशन। यानी ये जो फिर ये जो 5 बच्चे पर सेक्शन है क्लास 1 में, इसके अलावा जो 10 बच्चे ये इधर हैं, इसके अलावा भी 2 बच्चा और जो है चेयरमैन रिकमेंड कर सकता है। उसके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है, एक कोटा ऐसा दिया गया है 2 बच्चों का। दीज 2 एडमिशंस में बी रिकमेंडेड इन 1 क्लास एंड अदरवाइज, और ये जो किसी एक क्लास में भी है रिकमेंड कर सकते हैं या किसी अलग अलग क्लासेस में भी हो सकते हैं, इसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। जो बाध्यता है वो ये है कि वो केवीएस में एडमिशन के लिए एलिजिबल जरूर होने चाहिए। यानी जो बच्चा अदरवाइज नॉन एलिजिबल है उसको आप एडमिशन नहीं करा सकते। जो एलिजिबल है यानी एज के हिसाब से या किसी भी और नियम के हिसाब से वो बच्चा एलिजिबल होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। इस रिकमेंडेशन को देने की आखिरी डेट 30 जून है। ये जो अगला पॉइंट है ये दिल्ली के बच्चों के लिए है, जहां पर केंद्रीय विद्यालय की जमीन जो है वो डीडीए ने उपलब्ध कर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उपलब्ध कराई है। उसके रेगुलर एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये है कि उनके जो बच्चे हैं उनके लिए 5 सीट पर सेक्शन क्लास 1 में है, तो क्लास 1 में 5 सीट पर सेक्शन, और इसके अलावा जो अदर क्लासेज है उसमें टोटल 5 सीट्स है। ठीक है, यानी कि 5 सीट पर सेक्शन क्लास 1 में है और बाकी टोटल में 5 सीट टोटल है। ठीक है, एडमिशन इन क्लास 1 वुड बी अंडर द अप्रूव्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन। तो जो एडमिशन इन क्लास 1 में जैसे पहले बताया गया वो 40 के अंदर होना चाहिए और बाकी अदर क्लास के 40 के ऊपर भी किए जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एमपी कोटा के ऊपर, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोटा। तो एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 10 केसेस एडमिशन कराने का अधिकार है हर एकेडमिक ईयर में। ठीक है, ये जो रिकमेंडेशन होने चाहिए वो उन पेरेंट्स के होने चाहिए जो उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हों या फिर ऐसे एम्प्लॉयज की जो अपने नौकरी के लिए वहां पर जो ट्रांसफर ले लिए हों या ट्रांसफर होकर आए हों। और ये जो रिकमेंडेशन है वो उन्हीं केंद्रीय विद्यालय में किए जा सकते हैं जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसकी लोकसभा क्षेत्र में स्थापित हो, सिचुएटेड हो। अगर उसके लोकसभा क्षेत्र में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो उसके पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र में वो रिकमेंडेशन कर सकता है। इसके अलावा जो भी राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो पूरे स्टेट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मानेंगे और पूरे स्टेट में किसी भी स्कूल में अपने 10 बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं। जो राज्यसभा के या लोकसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो अपने पूरे देश को अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी मानेंगे और पूरे देश में 10 कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर स्कूल में 10 कर सकते, टोटल 10 बच्चों को पूरे देश में कहीं भी रिकमेंड कर सकते हैं। अब इनके बारे में कुछ खास बातें। दीज एडमिशन शैल बी ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ। ये क्लास स्ट्रेंथ के ओवर एंड अबव मानी जाएगी, यानी कि अगर 40 बच्चे हो गए तो फिर भी इनका एडमिशन पॉसिबल है। दीज रिकमेंडेशंस वुड बी मेड फॉर क्लास 1 to 9, केवल 1 से लेकर 9 तक किए जा सकते हैं। दीज एडमिशंस वुड बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर के साल के स्टार्टिंग में ही कर सकते, बीच में नहीं कर सकते, और उनके कट ऑफ डेट दी गई है, उस डेट से पहले ही कर देना होगा आपको, उसके बाद नहीं माना जाएगा इसको। द रिकमेंडेशन will be valid only if they are made in the prescribed format provided to each member of parliament। ये वैलिड तभी होगा जब ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में किया जाए और केवीएस हेडक्वार्टर द्वारा जो उपलब्ध फॉर्मेट उसी में किया जाए और केवीएस हेडक्वार्टर को भेजा जाए।
यानी आपको डायरेक्ट स्कूल में नहीं ये रिकमेंडेशन भेजना है, फिर ये वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको हेडक्वार्टर में भेजना है, वहां से जो भी सिस्टम है वो उपलब्ध होगा। द रिकमेंडेशन सेंट इन एनी फॉर्मेट और अदर फॉर्मेट विल नॉट बी कंसिडर, किसी और फॉर्मेट में इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। The children recommended by the honorable member of parliament must be otherwise eligible for admission as per the extent of admission guideline। तो ये अन्य नियमों के हिसाब से ये एलिजिबल होने चाहिए एडमिशन में। ऐसा नहीं कि एज को लेकर या किसी और को लेकर फैक्टर के हिसाब से, ये हर तरीके से एलिजिबल होने चाहिए, तभी इनको मान्य माना जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये तीनों जो कोटा है यानी कि स्पॉन्सरिंग एजेंसी, 5 स्टूडेंट्स क्लास 1 में हर सेक्शन में होता है, अंडर द स्ट्रेंथ ऑफ 40 इनको गिना जाएगा। इसके अलावा 10 बच्चे होते हैं जो 1 को छोड़कर बाकी पूरे क्लास को मिलाकर 10 बच्चे दिए जाते हैं, ये ओवर एंड अबव क्लास स्ट्रेंथ गिने जाएंगे। और चेयरमैन के पास 2 बच्चों का और करने का अधिकार होता है, 30 जून तक इनका रिकमेंडेशन भेजना, ये भी ओवर एंड अबव गिने जाएंगे। ठीक है। डीडीए के लिए 5 बच्चे डीडीए की तरफ से भी हो सकते हैं पर सेक्शन क्लास 1 में, और अदर जो टोटल क्लासेस हैं सबको मिलाकर 5 बच्चे होते हैं। एमपी की तरफ से हर से स्कूल में 10 बच्चे रिकमेंड किए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से। ये डिफरेंट कोटाज हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्पॉन्सरिंग एजेंसी और चेयरमैन कोटा, इनका जरूर लाभ उठाने की कोशिश करें अगर आप लाभ उठा सकते हैं तो। चलिए, हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो ये सब कुछ सुन के, इतनी सारी बातें, तो अब मैं समराइज कर देता हूं एक टेबल के रूप में, ताकि आप आसानी से सब कुछ याद कर सकें और समझ सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एजेंसी लिखा है क्लास 1 और अदर क्लास। जैसे कि आप जान रहे हैं क्लास 1 के लिए कुछ अलग नियम चल रहे हैं और अदर क्लासेस के लिए एक जैसे नियम चलते हैं। तो स्पॉन्सरिंग एजेंसी जो भी, उसका नाम लिख दिया हमने, और यहाँ पे क्या नियम है ये इसको समराइज कर दिया है। तो पहले हम स्पॉन्सरिंग एजेंसी या चेयरमैन कोटा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्लास 1 के लिए क्या नियम है, 5 स्टूडेंट्स पर सेक्शन, यानी हर सेक्शन में 5 स्टूडेंट लिए जाएंगे, और इनकी जो नंबरिंग होगी, काउंटिंग होगी, वो अंडर 40 होगी। अंडर 40 का मतलब जो 40 का जो पर सेक्शन का जो स्ट्रेंथ है उसके अंडर ही इनको काउंट किया जाएगा। अगर ये उसके ऊपर जा रहे होंगे तो इनको नहीं लिया जाएगा। जनरली ऐसा ही रूल है। और अदर क्लासेस के लिए क्या है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, बाकी सारे क्लासेस को मिलाकर ओवर एंड अबव, लेकिन इनकी काउंटिंग ओवर एंड अबव होगी, यानी कि जितनी स्ट्रेंथ होगी क्लास की उसके ऊपर यानी इनको लिया ही जाएगा, यानी इनका एडमिशन गारंटीड है एक तरीके से आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए कोई लॉटरी नहीं होगी, कोई लॉट नहीं निकलेगा। जो भी रिकमेंडेशन आएगी अगर वो 10 स्टूडेंट्स तक के लिए उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसके लिए कोई लॉटरी नहीं आएगी। फिर चेयरमैन का जो डिस्क्रिशनरी है वो 2 स्टूडेंट्स का है, ये टोटल 1 और अदर क्लास यानी पूरी क्लासेस को मिलाकर 2 स्टूडेंट्स का है वो। इसके बाद जो एमपी कोटा है, एमपी कोटा के लिए 10 स्टूडेंट्स हैं और इनकी भी काउंटिंग ओवर एंड अबव होगी, यानी कि ये भी एक तरह से गारंटीड है। ओवर एंड अबव का मतलब हुआ जो 40 का जो स्ट्रेंथ है उसके बाद भी इनको लिया जाएगा, अगर वो फुलफिल है तो भी इनको लिया जाएगा, यानी इनका भी एडमिशन एक तरीके से गारंटीड है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।